तो इस प्रश्न संख्या 1 पे नज़र डालिए। तो कहते हैं कि बिंदुसार किसका पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार जो है वो किसका पुत्र था। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इसका बिंदुसार पुत्र हुआ करता था। बेसिकली यहाँ पे देखिएगा इसका माना जाता है कि इसका जन्म जो हुआ था तो यहाँ पे इसके एक मत्थे पे एक बिंदी टाइप की थी, ठीक है, मस्सा टाइप की, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कहते हैं कि जो त्रिपिटक है ये किससे संबंधित एक पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसमें है क्या, जैसे यहाँ पर आप देखिए विनय पिटक जो है ये संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। एक सुत्त पिटक है वो धार्मिक सिद्धांत पे बेस है, और एक है अभिधम पिटक है जो दार्शनिक सिद्धांत पे। तो 3 पिटक हैं यहाँ पे, 3 है, त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक और सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक, ये तीनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, जब पाल साम्राज्य था इसका प्रथम शासक जो था वो कौन था। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ठीक है, जो गोपाल है ये पाल साम्राज्य के प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म का यहाँ पे मतानुयायी था। ठीक है, नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी कराया था, और गोपाल वंश ने लगभग 750 से 770 तक शासन किया इसने, गोपाल ने। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका आंसर नंबर 1 सही होगा एकदम। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाने हैं। तो चौथा जो कहता है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। ठीक है, अब भारत पे शासन सबसे पहले आपको भी पता है मुस्लिम राजवंश ने किया। तो कहते हैं कि भारत पे शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला। ठीक है, गुलाम वंश ने यहाँ पर मुस्लिम राजवंश की स्थापना करी थी। सबसे पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, जो लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो कहते हैं कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। अब शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, उसको किस नाम से हम जानते थे तो वो आपको बताना है। तो उसमें कहा जाता है अष्टप्रधान। ठीक है, उस समय अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। 8 मंत्रियों को इसमें नियुक्त किया जाता था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर जो आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, 6 में कहा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक हैं वो कौन से हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इसकी जो स्थापना होती है प्रार्थना समाज की ये होती है 1867 में। ठीक है, 1867 में इसकी स्थापना होती है प्रार्थना समाज ये। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 का वो होगा आपका भी। आत्माराम पांडु के द्वारा प्रार्थना समाज की संस्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड जो है वो है देखिए आचार्य केशव चंद्र सेन जो है इनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडु ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे काकोरी संयंत्र जो मामला है वो किस वर्ष हुआ था। ठीक, काकोरी एक जगह है जो लखनऊ के पास पड़ती है, बेसिकली स्टेशन है। तो यहीं पर एक काकोरी संयंत्र का मामला हुआ था। तो सभी को पता है कि 9 अगस्त की यहाँ बात है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, एक्सप्लेन करूं तो लखनऊ के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो सरकारी गाड़ी थी जो उस समय अंग्रेजों की गाड़ी थी वो लेकर जा रही थी जितना भी सोना चांदी अपने यहाँ का खजाना लेके जा रहे थे। तो इसको लूट लिया गया था किसके द्वारा, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहाड़ी ये लोग शामिल थे। और इसमें हुआ गया था इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई थी। अब चंद्रशेखर जो बचे थे वो फरार हो गए थे यहाँ पर। और 29 अगस्त की ये 29 क्रांतिकारी इसके अंदर गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, अब इसको काकोरी एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या राज्य सरकार ने इसको काकोरी एक्शन डे नाम दिया है। ठीक है, संयंत्र ना कहते हुए काकोरी एक्शन डे नाम अब इसका दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक यहाँ पर कोर्स तैयार किया गया है पीटी एग्जाम के लिए, जो आपका टॉपिक वाइज है और सभी टॉपिक उसमें कवर किए गए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 150 जितने भी हैं सब आपके लिखे गए हैं एक एक टॉपिक जो आपका सिलेबस पे है। तो उसको आप ले सकते हैं, आपको डिटेल साइड में दिख रही होगी, सिर्फ आपको इसमें व्हाट्सएप कर देना है, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है, पीटी में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो उसको ज़रूर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
ठीक है। चलिए 40 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ मेहनत के पैसे हैं जितना उसने बंदे ने टाइप किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 8 में। तो 8 में कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना करी थी। अब सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना करी गई, तो वो नाम रखा गया उसका फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना हुई, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 में। तो कहते हैं कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, 9 में देखिएगा तो हो गया यहाँ पर राइट आंसर आपका 1858 को जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि देखिए 1857 की नई नई क्रांति उस समय हुई थी, तो 1858 में इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 में। 10 में कहा गया ना कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू ने के साथ निम्न से किसकी प्रमुख भूमिका रही। अब स्वराज पार्टी का गठन जब हुआ उस समय मोतीलाल नेहरू के साथ और एक कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका दी है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चित्तरंजन दास जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चित्तरंजन दास, जिनको यहाँ पे CR दास के नाम भी आप देखते हैं कहीं पे लिखा होता है। अब इसकी जो पार्टी की गठन हुई थी 1923 में हुआ था। ठीक है, 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे 11 में कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। भूगोल के 5 प्रश्न हैं। ठीक है, भूगोल के जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका साइलेंट वैली, जो केरला में है। ठीक है, केरला में है साइलेंट वैली, इसको यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से है, अगर यहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दिया जाता तो पश्चिमी घाट आप लगाते हैं, और यहाँ पे शांत घाटी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वहीं पड़ता है, तो ये आपका जैव विविधता केंद्र है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं ना कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ठीक है, तब तो आप सभी को पता है जो गंगा नदी है वो उस गंगा नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ निकलती हैं जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, वहीं से इसका नाम जो है वो गंगा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया आपका कि कौन सा ग्रह जो है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है, एक ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह के तौर पे भी जाना जाता है, तो 13 का राइट आंसर होगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, और यहाँ पे इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके पास एक एल्बिडो पावर भी है, और यहाँ पर CO2 जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो कौन सी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, इसका राइट आंसर दीजिए। तो हो गएगा 14 का राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, लेक सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो कहते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर दीजिए। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, तो इसका देखिएगा, इसकी जो यहाँ पर थोड़ा हिंट मैं अगर आपको दूँ तो ये 2695 मीटर जो है ये इसकी हाइट है, और ये नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है, क्या नाम है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये नीलगिरी की नहीं बल्कि ये डोडा बेटा की जो है ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना वो है अनाईमुडी। ठीक है, ये अनाईमुडी है, इसकी लेंथ है यहाँ पर 2695 मीटर। अब यहाँ पे अगर पूछता है ना कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी डोडा बेटा। ठीक है, ये डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी लंबाई है 2637 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे, अनाईमुडी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की, ये 2695 मीटर। ओके, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गई। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अब इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन है आपके। तो कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। ठीक, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है शब्द ये प्रस्तावित किया गया था राजकृष्णा के द्वारा। ठीक है, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, याद रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तो कहते हैं ना कि भारत के कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात कर लेंगे तो वहाँ पर बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जैसे मान लीजिए एक खेत में यहाँ पर 2 लोग काम कर सकते हैं।
ठीक, मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या होगा, घर का बाकी सदस्य भी काम कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जहाँ पर 2 व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ पर 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जैसे गांव में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, उसके जनक कौन कहे जाते हैं। भारत की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं 19 में कि श्वेत क्रांति है जो वाइट रिवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है। ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो पता है सभी आपको, दूध से है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है, दूध से ऑपरेशन फ्लड जो है, और यहाँ पे वाइट रिवोल्यूशन भी इसी मिल्क से संबंधित है। 20 में देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 है ना, इसमें राजकोषीय घाटा का जीडीपी जो है वो कितना रह सकती है, तो उसका अनुमान रखा गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पर, यानी कि वो जो है आपकी क्या जीडीपी का 6.4% ये राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आप संविधान के 5 क्वेश्चन देखें तो इसमें कहते हैं संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाने वाला कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। ठीक है, संविधान के 73वें संविधान में पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित कौन सी सूची में है। तो देखिए संविधान जो संविधान का जो आपका 21 का राइट आंसर होगा, कहते हैं 11वीं अनुसूची है ना, उसमें आपको 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य इसमें वर्णित किए गए हैं। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिएगा इसमें कितने विषय हैं टोटल पंचायती राज में, तो ये आपके 29 विषय हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 40 संबंधित है, डीपीएसपी का ये पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि यदि सरकार राज्य में पराजित हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, सरकार अगर राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो होगा क्या। ठीक है, अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाएगी तो हो गया क्या, उस कंडीशन में ये होता है कि सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 का पार्ट 3 कहता है कि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि यहाँ पर राज्यसभा के प्रति। ठीक है, तो याद रखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होगा, तो 22 का डी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कहता है 23 में कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए आपकी ये तो होता है 35 वर्ष आपको होना चाहिए, फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्थीत होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़े लिखे आप हैं नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं राजनीति जो है अपने यहाँ की थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर इसी फेज में साबित होती है कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तब भी आप राजनीति में पढ़े लिखों को चला सकते हैं, पूरा देश को चला सकते हैं। तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बाकी चीज़ें जो हैं आपको 35 साल होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भाग जो 2 है आपका ना, ये किससे संबंधित है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सभी को पता है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित, ठीक है। भाग जो 4 है ये आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और जो भाग 5 है ना ये आपका किससे, मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसमें, भाग 4 का जो पार्ट का है ना उसमें आपको देखने को मिलते हैं मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये 42वें संविधान संशोधन में ये शामिल किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 कहता है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। अब लोकसभा की बात करें, लोकसभा कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। ठीक, 25 साल अगर आप एज हुई है तो आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं। साइंस में कहते हैं ना कि न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम है इसको किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये बताइएगा। तो ये होगा कि आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम है ये जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसमें, जड़त्व का नियम के रूप में न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहते हैं। अब जो दोलन होते हैं, मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इधर जाता है फिर ये वापस इधर आता है, तो ये जो दोलन होता है ना, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा। उसको आवृत्ति कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आई होप इसको समझे होंगे। क्या कहते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सोडियम के समान गुण है, ठीक, किसमें सोडियम के समान गुण है, तो 28 का राइट आंसर होगा क्या, ये आपका हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है इसमें सोडियम के समान गुण होते हैं, अष्टक का नियम होता है, जिसमें कहते हैं ना कि जो लास्ट वाली सेल है ना उसमें 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ये यहाँ पर अष्टक का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, ठीक है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, तो सभी को पता होना चाहिए, होता है कैसीन। कैसीन जो है ये एक दूध में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रोटीन होता है ना, इसी के कारण यहाँ पर इसका दूध का जो रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है यहाँ पर भैंस का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा, अगर गाय की तरफ चलते हैं तो गाय का जो दूध होता है हल्का पीले रंग का होता है, उसमें कारण ये होता है कि उसमें कैरोटीन की मात्रा भी होती है, ठीक है, इसीलिए वो पीला होता है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि जो बेरी बेरी रोग है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। अब बेरी बेरी रोग जो है वो आपका B1 विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, याद रखेंगे। इसका जो नाम है रासायनिक वो है थायमीन, ठीक है, क्या है इसका नाम, थायमीन इसका नाम है। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन हो गए। आप बेसिकली देखिए, आप कहाँ है, मैथ के हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथ देखेंगे, फिर यहाँ पे हिंदी, रीजनिंग, पैसेज वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना आपने सही किया। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं उनको देख लेते हैं। तो कहते क्या हैं, जुलाई 2022 की बात है जब संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पे हम विंबलडन की बात कर रहे हैं, ग्रैंड स्लैम जो होता है टेनिस की प्रतियोगिता है, तो इसको किसने जीता है, तो याद रखेंगे 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने जुलाई में आयोजित विंबलडन की प्रतियोगिता को जीता है, ठीक है। ये सिंगल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 52 कहता है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पीवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया है, ठीक है। पीवोट नामक एक यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, ये क्या करता है, कैंसर का पता लगाता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है। इसको IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत ही अच्छा एक सराहनीय प्रयास इसको कहा जा सकता है मेडिकल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो एक रतले पर जल विद्युत परियोजना है रतले, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, याद रखेंगे चिनाब नदी पे किया जा रहा है। चिनाब नदी जो है वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, रतले जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि जुलाई 2022 की बात है, किस अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो होगा क्या, यहाँ पे 54 का राइट आंसर वो हो जाएगा D, ठीक है। कौन है इसमें, गीता गोपीनाथ, ठीक है। गीता गोपीनाथ को यहाँ पर IMF में पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर करी गई है, ठीक है। 55 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो गया 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट, ठीक है। जोरहाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत के पहले 99.999 शुद्ध यहाँ पे जो हरित हाइड्रोजन है उसकी शुरुआत करी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया, ठीक है। G20 के लिए नया शेरपा चुना गया है। पीयूष गोयल पहले होने वाले थे लेकिन उनको अब चेंज कर दिया गया है, तो वो कौन बनेंगे, अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि मई 2022 में जारी
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस स्थान पर भारत को यहाँ पर रैंक मिली है इस बार, ठीक है। तो मई 2022 की बात करें तो भारतीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो 150 नंबर पर रहा, ठीक है, 150 नंबर, यानी कि बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। अब जो क्वाड समूह है इसमें से एक देश शामिल नहीं है, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। इसमें है कौन सा, भारत है, अमेरिका है, जापान है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, अगले में कहते हैं कि मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असनी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असनी किस देश ने रखा है, ठीक। असनी चक्रवात है, सभी को पता है। इसका नाम किसके द्वारा रखा गया, तो इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। श्रीलंका के द्वारा इसका नाम रखा गया था इस बार। चलिए ये हो गया असनी तूफान। अगला क्वेश्चन 60 कहता है कि मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है, जिसका नाम है ताल ज्वालामुखी, ठीक है। अब अपने यहाँ ताल तला हुआ नहीं। 60 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में ये है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के पास होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, सभी को पता है, सिलेबस में आपको दिया हुआ भर भर के। तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कौन सा जो है आपका भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है भारत का। तो देखेंगे, एक तो कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, लेकिन जो भांगड़ा है ना ये आपका शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है, तो ये पंजाब में है, पंजाब में रहता है भांगड़ा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता होना चाहिए, जो आपका राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, ठीक है, मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे पे जो आता है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते क्या हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है जिसको विवेकानंद राम रॉक मेमोरियल भारत नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित, ठीक है, केरला में है, याद रखेंगे ये आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपको सही मिलान करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो 65 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें है क्या, आपको कुछ व्यक्ति देखने को मिलते हैं, उसको मिलान करना है। तो अमजद अली खान जो है वो किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे सरोद से संबंधित, ठीक, सरोद से संबंधित हैं। अली हुसैन जो है ये आपके शहनाई से संबंधित हैं, ठीक है, अली हुसैन। हरि प्रसाद चौरसिया इनको आप जानते होंगे, ये बांसुरी से हैं। अल्लाह रखा जो है ये तबले से हैं, ठीक है। तो ये आपका मैच होगा जाके, इस तरीके से आपको चारों जानना जरूरी है, चारों के चारों आप मैच कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है, ठीक है, जो इंडोनेशिया है इसकी मुद्रा कौन सी है, याद रखेंगे आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। रुपया जो है ये आपकी इंडियन है, माफ़ कीजिएगा ये इंडोनेशियन है, और जो इंडियन है ये रुपया है, ठीक। रुपया और रुपया में फ़र्क होता है, ठीक है। रुपया जो है इंडोनेशिया का है और रुपया जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो जीता गया वो जीता गया गीतांजलि श्री के द्वारा। इनकी एक बहुत ही फेमस यहाँ पे पुस्तक है जिसका नाम है रेत समाधि, इंग्लिश में इसको टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेत समाधि के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। कहते हैं यहाँ पर कि मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, ठीक है, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ये जीता है यहाँ पर
पेरिस और फ्रांस के में भी ये माफ़ कीजिएगा, पेरिस फ्रांस में हुए फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराया था। इन्होंने पहली बार जीता है, ठीक है। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2022 में अबू धाबी यूएई जो है वहाँ पर 22वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा का वितरण किया गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे जीता, किसने मतलब किसको दिया गया। तो याद रखेंगे 3 और 4 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया किसे, वो हो जाएगी पिक्चर कौन सी बनी है। तो याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा। इसमें देखिएगा कुछ और चीज़ें मैं बता दूं पहले, इससे पहले आंसर बताने से पहले, ठीक है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब मिला वो सरदार उधम सिंह के लिए विकी कौशल को मिला, ठीक है। कृति सेनन को यहाँ पर एक्ट्रेस के रूप में मिला है, फिल्म मिमी के लिए मिला है, ठीक है। और आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह मूवी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है 70 में कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है। 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ, रीजनिंग, पैसेज सब यहाँ पे देखते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर PDF चाहिए तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 72 38 80 40 81 पे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू। अब चलिए देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। का है देखिए, आप 5 नंबर जो है आपके किस चीज़ के आएंगे, वो आने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स के जो 5 नंबर हैं वो किस तरीके के पूछे जाएंगे उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला प्रश्न बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है। अब यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या कर लेंगे, x और y मान लेते हैं कि दो संख्या हैं। तो x प्लस वाई जो है वो कितना है, वो आपको 37 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वो 185 है। क्योंकि यहाँ पे ये अंतर पूछा है तो माफ़ कीजिएगा माइनस है, वो अंतर होगा तो माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है। अब आप देख लेंगे इन दोनों को अगर यहाँ पे कंप्यूट करेंगे इन दोनों को, तो हाँ इसके बाद हमारा जो क्या आ जाएगी वैल्यू, इनको क्या करेंगे, इनको जो कंप्यूट करेंगे इसमें एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। तो इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई जो है, एक्स माइनस वाई जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 185/37। 185/37 को काट देंगे तो सीधे 5 से कट जाएगा, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 इसका अंतर आ जाएगा। याद रखेंगे, इस तरीके से आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में योग कितना है। अब देख लेते हैं, जैसा बोल रहा है वैसे ही करना है। तो मान लेते हैं कि अंश जो है x है, तो हमने अंश को x मान लिया। अब क्या करेंगे, हर को क्या मान लेंगे, जो आपका हर हो जाएगा वो x+3 हो जाएगा, क्योंकि हर में बोला है कि 3 जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यह हो गया आपका हर हो गया x+3, अंश हो गया x। अब जो प्रश्न कहता है वो देख लेते हैं। अब जो प्रश्न कह रहा है उसमें कह रहा है आपकी x+7, क्योंकि यहाँ पे बोला x+7, इसमें 7 जोड़ना, 7 की वृद्धि हो जाती है। फिर नीचे वाले वैल्यू में क्या हो जाएगा, इसमें क्या कहता है 2 की कमी हो जाती है। तो x+3 - 2 इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परिणाम जो आएगा वो 2 आएगा। अब यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। जब x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी तब यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे तो आपका अंश 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो आपकी क्या हो जाएगी, 5 3 8 हो गया, और 8 + 5 ये आपका अंश और हर का योग पूछा है, तो 8 × 5 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1/2 की पावर -2 है, उसके बाद यहाँ पे 1/3 की पावर -2 है, फिर सबकी -2 है यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे या फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, 2 - 1 की पावर यहाँ पे -2 इस तरीके से लिख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पावर इसकी -2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अलग भी टर्म ले लेंगे कि 4 की पावर -1 और यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा उसकी -2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 576 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न था क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 34 कहता है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, उसके बाद फिर 25% कमी हो गई। तो जैसा कह रहा है वैसे ही करते जाइए। तो एक संख्या मान लेते हैं 100 है, तो संख्या 100 मान लेंगे। तो 100 में क्या बचता है आपका 30% की वृद्धि हुई। 30% क्या है, 100 तो पहले ही था, तो 100 का 130 हो जाएगा। ये 30% की वृद्धि ले रहे हैं। फिर कहता है कि 25% कमी आ गई। चलिए अब 25% की कमी कितना हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा, क्योंकि 25 की कमी हुई 100 में, क्योंकि 100 हमने माना था, तो 25 की कमी हुई तो 75 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि फिर से 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो 100 हमारी संख्या थे ही, 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। 125 बटे यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसको हम अगर काट देंगे तो काटने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, इसको काट लीजिए। ठीक है, 0 0 कटेगा, 5 से कट जाएंगे सारे, 25 से भी कट जाएंगे। तब यहाँ पे 130 गुणे क्या आ जाएगा, 15/16 हो गया। ठीक है, इसके वजह इसको सॉल्व करेंगे तो 122% लगभग आ जाएगा। यहाँ पर 122 आ गया। अब यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है, तो 22% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22% की वृद्धि। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 कहता है यहाँ पे कि 45 विद्यार्थियों के औसत जो है 66 हैं। उसके बाद कहता है कि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 ले लिए गए हैं, तो सही औसत क्या होगा। तो अब गाइस देखिए 45 और 66 जो है वो देख लेते हैं। तो 45-66 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा। तो 45-66 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45 × 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा 2970। अब 2970 जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोला गया है कि 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिया गया है। अब इसमें से हम अगर 28 और 64 को प्लस कर दें, ठीक है, उसके बाद है 82 प्लस जो आपका 46 है उसको प्लस कर दें और इसमें से माइनस कर दें, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे 45 का औसत है, 45 से डिवाइड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2970 में से हम माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों को, योग को। कितना करेंगे, 28 प्लस 64 को यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम इसको प्लस करेंगे, इनको किसको, 82 और 66 को। तो 82 प्लस 66 कर देंगे इसको प्लस, और अपान में हम कर देंगे यहाँ पे 45। क्यों 45 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 45 का औसत ही दिया हुआ है। तब इसको आप अगर काट पीट देंगे तो आपका 66.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 36 कहता है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द जो है वो उसमें कौन सी संधि है। तो 36 की अगर बात कर लेते हैं गाइस, तो ये आपका देख लेते हैं, इसको किस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव। इसका क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो आपकी संधि हो जाएगी 36 में, वो आप देख सकते हैं कि आ प्लस ए, यानी कि क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है प्लस ए मिल रहा है। तो आ प्लस ए होता है किसमें, वो देख ले। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि उसमें वृद्धि संधि होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वही आपको बताना है। तो 38 में अगर हम ध्यान से देखें, पहला वाला ही अगर पढ़ें तो कहता है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहला वाक्य जो है वो अशुद्ध है कि नहीं है। अब देख लेते हैं, अगला पढ़ते हैं कि प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अब यहाँ पे पहला ही आपका गलत हो जाएगा, कहता है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अगर इसमें तो आप देखिए, हमको भी यही लग रहा है। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन गलत होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गाइस देखिए, जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा 39 का, वो हो जाएगा दात्री। ये तो बहुत आसान है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब 40 कहता है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से जो भिन्न है वो देख लेते हैं।
तो 40 में जो सबसे भिन्न है क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, क्योंकि पावक, अनल, कृषाणु ये सारे के सारे क्या हैं, ये आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो आपका अनिल है ये किसका है, ये हवा का पर्यायवाची। अनिल जो है आपका हवा का पर्यायवाची है। इंग्लिश के प्रश्न कर लेते हैं। तो आपको छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना फिर स्किप कर दीजिए 2-3 मिनट आगे, क्योंकि अगले प्रश्न देखिए। तो इंग्लिश का पैसेज ये है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है आपने इस पैसेज को पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे इससे प्रश्न ले लेते हैं। तो 41 में कहता है कि व्हाट वेयर द टू मैन टॉकिंग अबाउट व्हाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो बोला गया है इस पैसेज में कि यहाँ पे देखिए, व्हाट वेयर द टू मैन वॉक टॉकिंग अबाउट व्हाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ, यानी कि जंगल की रास्ते पर जब चल रहे थे तो वो दोनों किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अबाउट करेज एंड लॉयल्टी। तो अबाउट करेज एंड लॉयल्टी के बारे में लोग बात कर रहे थे, इस पैसेज में हमने पढ़ा। 42 में कहता है कि आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपन टू द बोस्टर। तो बोला गया है कि जो आपने कहानी सुनी होगी पुरानी, ठीक है, जिसमें आपको जो 2 लोग जा रहे होते जंगल से, उसके बाद वहाँ पर भालू आ जाता है, तो वही कहानी है आपकी। तो उन्होंने जब भालू को देखा तो बोस्टर को क्या हुआ, तो क्या हुआ, 42 का राइट आंसर डी, यानी कि ही फ्लेड एंड क्लाइंब अप द नियरेस्ट ट्री, यानी कि एक जो दोस्त था उसमें होशियार था, दुबला पतला था, वो पेड़ पे चढ़ जाता है। तो यही तो इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिन द मैन। तो उसने बोला कि वह जो बियर था, जो भालू था, वह चला क्यों गया, उस बंदे के पास आया जो नीचे रह गया था। तो ये था 43 में कि वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, द बियर थॉट द मैन वॉज डेड। तो उसने मरने का नाटक किया, तो उसको लगा कि अब तो ये भैया मर गया है, तो हम मरे को खाएंगे नहीं। ये आपका बियर का एटीट्यूड था, वो इसीलिए चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, 44 में बोला गया कि इसमें से कौन सा करेक्टली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है या पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 44 में अगर देखें ध्यान से, तो इसमें जो कहा जा रहा है वो देख लीजिए। तो 44 के अगर प्रश्नों पे पहले पे नजर डालते हैं तो वर्तनी के विकल्प जो है आप देख सकते हैं कि जो विकल्प सी है वो सही लिखा हुआ है। जो आपका सी है यानी कि वो सही लिखा हुआ, बाकी सारे के सारे आपके गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर जो आप कहते हैं आइडिया में फ्रेसेज कहता है कि आ डैगर्स डाउन का मतलब क्या होता है। आ डैगर्स डाउन का जो मतलब होता है वो बताना है। तो इसका जो मतलब होता है यानी कि जो दुश्मन होता है, जो जानी दुश्मन होता है, उसी को कहते हैं हम यहाँ पे जो डैगर्स डाउन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 45 का, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि बिटरली हॉस्टाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर चले। अगले प्रश्नों में क्या है, रीजनिंग के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी के एग्जाम में। तो रीजनिंग के प्रश्नों को ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है घटना चेक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 46 में कहता है कि इसमें पैटर्न आपको सजेस्ट करना है, कौन होगा पहले, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो गाइस सबसे पहले क्या रोग आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर क्या कहते हैं इलाज कराते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं औषधि होता है, फिर यहाँ पर उससे छुटकारा मिल जाता है। तो इसका सही जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 कहता है कि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है। इसको किस तरीके से करेंगे, कहा गया है कि आपका जो है ए जो है बी का भाई, इसके देखें ए जो है वो यहाँ पे बी का भाई है, बिल्कुल इस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके बाद कहता है कि सी ए की माता है, तो जो सी है वो ए की माता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको निगेटिव कर लेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस होंगे क्योंकि भाई बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव का मतलब होता है वो लेडीज़ हैं, और प्लस का मतलब होता है वो मेल हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सी हो गया। उसके बाद कहा गया कि डी सी का पिता है। अब यहाँ पे डी जो है सी के भी पिता है। उसके बाद कहता है एफ ए का यहाँ पे पुत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ए का पुत्र है, तो यहाँ पे नीचे एफ हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हम फैमिली ट्री बना रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पर जो है एफ जो है ए जो है एफ के बच्चे, तो यहाँ पे देख लेते हैं एफ के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में आ जाएंगे। अब क्या कहता है कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित, तो ये बच्चा जो है एफ का वो ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दादा ही तो हैं, ये इसके पिता हैं, पिता के पिता क्या होते हैं, दादा होते हैं, दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 48 कहता है कि इनमें से कौन सा एक सबसे अलग है, सबसे अलग कौन सा है वो पहचानना है। तो देखिए फोड़ा, हार्मोन, खून की कमी, उच्च रफ्तार। तो यहाँ पे देखें 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएंगे। बाकी फोड़ा जो है खून की कमी है, उच्च रक्तचाप है, ना किसी चीज़ को संकेत करते हैं कि आपकी बीमारी है या फिर किसी चीज़ की यहाँ पे कमी है। ठीक है, लेकिन हार्मोन जो होता है इन सबसे अलग है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कहता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो प्रीच को हम कैसे लिखेंगे। तो प्रीच को हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमको करना कुछ नहीं है, ठीक है। प्रीच को हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अब प्रीच माफ़ कीजिएगा, प्रीच तो इसको लिखा गया है, उसी भाषा में हमको 73467 को लिखना है। अब इसको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे देख लीजिए सबकी वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 को हम यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 7 को सी हो जाएगा, ठीक है। 7 की वैल्यू आपकी हो जाएगी सी, उसके बाद एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 की वैल्यू जो है एच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का, वो देखें तो आपका हो जाएगा चर्च लिखा जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये इस तरीके से देख लेते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। अब गाइस यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के पर पूछा गया सभी पार्क स्कूल है। तो सभी पार्क यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया और ये फिर आपका स्कूल हो गया, ठीक है। सभी पार्क ये हैं, फिर स्कूल हो गया। अब कहता है कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं, तो ये कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे इसको अलग बना लेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं, तो गुड़े का निशान भी चाहे तो लगा दें। अब कहता है कि यहाँ पर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात बोला गया। फिर बोला कुछ स्कूल पार्क हैं, कुछ स्कूल पार्क हैं, सभी पार्क स्कूल, तो कुछ स्कूल पार्क भी हो जाएंगे। फिर कहता है कि कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, तो कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पहले ही बोल चुका है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाए, ये सही हो जाएगा। मान लीजिए कि तीनों आपके निष्कर्ष यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। सभी निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगली तरफ चलें। अब हमारा इसमें बचा क्या है, बचा है हमारा 71 से लेकर के 80 के बीच में हिंदी के पैसेज। तो हिंदी के 2 पैसेज आने हैं, एक 5 नंबर का, दूसरा भी 5 नंबर का। तो गाइस देखिए जो हिंदी के पैसेज हैं बहुत आसान होते हैं, इनको आप सब लोग कर लेंगे। ये पैसेज मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग पैसेज करते नहीं हैं। क्यों करें भाई, जब इतना आसान होता है, बिल्कुल सही है। तो इनको स्किप करते हैं, आप भी स्किप करते हैं, तो आज हम भी स्किप कर देते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं सीधे DI के प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। गाइस अब क्या है, 81 से 85 के बीच में आपका DI दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा आपका ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आय दी हुई है और वे दिया, वे आपको थोड़ा सा लाइट कलर में दिखेगा और आय जो है आपको वो डार्क में दिखेगी। अब इसके बाद आय और वे है, तो इससे रिलेटेड चलिए प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्नों में कहा गया है कि कुल आय जो है ध्यान में रखते हुए कुल आय जो है और इनकम के बीच प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब देख लेते हैं इनके जो आय है और एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो हमको सबको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अप्रैल माह से लेकर जुलाई माह तक व्यक्ति का कुल व्यय यानी कितना है, कुल खर्चा उसका कितना है। तो कुल खर्चे को हम काउंट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 55। तो ये आपका कुल खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई यानी कि एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, इनकम को काउंट करेंगे तो क्या है, बड़े वाले कर लेंगे, 22 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 38 हो गया, 3 सबको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 हो गया। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। तो 55/110 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हमको यहाँ पे टोटल इससे कंपेयर करना है, गुणा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11×5=55। तो यहाँ पे राइट आंसर 50% आ जाएगा। तो 50% जो है ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्नों की ओर चले। अगला प्रश्न कहता है 82 में कि उसका कुल एक्सपेंडिचर कुल आय का कितना परसेंट है। कुल एक्सपेंडिचर जो है कुल आय का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुल एक्सपेंडिचर कुल आय का कितना परसेंट है। अभी तो हमने पूरा का पूरा काउंट किया था, तो कुल एक्सपेंडिचर कितना था हमारा, वो था 110 और कुल आय कितनी थी, यहाँ पे जो इनकम है वो थी यहाँ पर 55, ठीक है। ये हमारा कुछ ये माफ़ कीजिएगा उल्टा हो गया। तो ये हो जाएगा आपका इनकम, ये एक्सपेंडिचर हो गया यानी कि, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कितने परसेंट है। अब इसमें देख लेते हैं तो 55 बिल्कुल सेम प्रश्न है, डिट्टो उसी तरीके से करना है। कुछ जोड़ा सा बस वर्डिंग की फ़र्क है। इसको 110 कर लेंगे, गुणा 100 कर लेंगे, तो इसको भी देख लेंगे तो इसका भी राइट आंसर 50% ही आएगा, ठीक है। ये 50% इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि उस व्यक्ति की औसत आय कितनी है। अब औसत आय कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो औसत आय के लिए क्या करेंगे, औसत आय के लिए हमको क्या करना है, जितनी इसकी आय है यानी कि जो डार्क वाले हैं सभी को काउंट कर लीजिए। डार्क वाले हैं सभी को काउंट कर लिया हमने, कितना आया हमारा 110 आया।
अब 110 तो आ गया, अब औसत कैसे निकालेंगे, 4 ही महीने की तो दी है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 27.5, क्योंकि ये वैल्यू हज़ार में दी हुई तो हो जाएगा 27,500। ठीक है, 27,500 हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 84 कहता है कि उस व्यक्ति का औसत वे कितना है। अब एक्सपेंडिचर पूछा है, यानी कि जो खर्चा है वो कितना है। अब खर्चा में क्या करेंगे, जो आपके लाइट कलर में है उसको काउंट कर लीजिए, टोटल हमारा कितना काउंट होगा 55 होगा। अब 55 ये काउंट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 ही महीने का तो पूछा है, तो इसको जो आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आपको हो जाएगा वो आपका टोटल आ जाएगा जो 13,750। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1,000 से गुणा भी करेंगे, क्योंकि हज़ार में आपको देख सकते हैं वैल्यू दी हुई है, तो 13,570 इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल 13,570 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस 750 होगा, माफ़ कीजिएगा 5 और 7 मैंने उल्टा बोला। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि उस व्यक्ति का जून माह में आय व्यय से कितना % कम है। अब जून माह की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। तब बोला गया है जून माह में जो उसकी आय है खर्चे से कितना कम है। अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि खर्चा उसका ज़्यादा था 25 था और उसकी कमाई जो थी वो 20 थी, तो इसका 5 डिफरेंस आया। अब 5 जो डिफरेंस आया है वो किस पे आया है, वो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि कितना कम था, किस पे कम था, उसके खर्चे पे। तो खर्चा 25 हुआ था, गुणा 100 कर देंगे तो कट जाएगा सीधा सीधा 25 चक्कू 100 और 5 चक्कू 20, यानी कि 20% उसकी जो है वो आय वहाँ पर कम हुई थी उसके खर्चे के जून महीने में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला कहता है इसमें क्या है 85 से 90 के बीच में है। अब इसमें देखें, इसमें कहता है आपका एक अन्न की वैल्यू है, फिर चावल की, फिर गेहूँ की, तो ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में हमको कैसे सॉल्व करना है वो देखें। तो PQRS चार्ज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब पहला प्रश्न कहता है कि जो आपका आर है, आर राज्य का अन्न जो है खाद्य पदार्थ का प्रतिशत क्या है। तो आर राज्य का अन्न का जो खाद्य पदार्थ का प्रतिशत है वो देख लेते हैं। तो 86 में अगर आर की वैल्यू देखें, यहाँ पे आर में अन्न की वैल्यू कितनी है, वो 70 ही तो है, तो 70 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हमारी 200 आएगी, क्योंकि पूरा जो टोटल है वो हमारा 200 है। अब ये 70 हो गया, अब 70/200 कर लेंगे और गुणा कर लेंगे 100, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 35 आ जाएगा। तो 35% हमारा जो अन्न की ये वैल्यू आ जाएगी, इतना % है। अब देखिए 87 कहता है कि गेहूं के कुल उत्पादन का कितना % गेहूं पी राज्य उत्पादित करता है। अब गेहूं के कुल उत्पादन का कितना % गेहूं पी राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पी में कहता है गेहूं, गेहूं किस तरीके से दिया हुआ ये देख सकते हैं, ये वाली आपका जो गेहूं का है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो टोटल हमारा कितना है, टोटल है हमारा 150 में से अगर 70 घटाएंगे कितना बचा 80। ठीक है, तो 150 में जो गेहूं का उत्पादन यहाँ पे आएगा ये टोटल 80 बचेगा यहाँ पे गेहूं का उत्पादन, क्योंकि टोटल वैल्यू दी है ना 150 की। ठीक है, तो 150 टोटल है, इसमें से हमारा जो 70 निकाल देंगे, क्योंकि ये 70 यहाँ से तो 80 आ जाएगा। गेहूँ का उत्पादन यहाँ पे 80 है, जितना भी दिया हो टन में, लाखों टन में, वो हो जाएगा। अब 80 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल पी की हमको वैल्यू पता चल गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी के गेहूं की वैल्यू निकालेंगे, PQRS की, चारों की गेहूं की वैल्यू निकाल के फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका % निकालेंगे। तो देखिए सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी भी आपकी वैल्यू जो है 60 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 80 आ जाएगी। तो हमारी जो गेहूं का उत्पादन टोटल आया 80, 95, 60 और 80, तो टोटल काउंट कर लेंगे इसको तो हो जाएगा 315। अब 315 टन जो था वो टोटल गेहूं था। अब यहाँ पे हमारा जो केवल पी का है वो 80 है, तो यही तो हमको निकालना था, गुणा 100 कर देंगे। अब इसको काट पीट देंगे, तो काट पीटने के बाद आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है वो आएगा 25.4% आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि सभी राज्यों में गेहूँ का औसत उत्पादन कितना होगा। अभी तो हमने सारे के सारे वैल्यू जो निकाली थी गेहूँ की, ठीक है, गेहूं का औसत उत्पादन पूछा है, क्योंकि चार की दी हुई है वैल्यू PQR की। तो टोटल हमने गेहूं का उत्पादन कितना निकाला था, 315 टन। 315 टन निकाला था, इसको 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा हमारा औसत निकल आएगा। तो हमने एक बार पूरा गेहूं की वैल्यू निकाल ही ली थी, तो इसको 4 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 78.75% हो जाएगा। तो 78.75% आपका इसका औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका बी। अब बोला गया है कि कौन सा राज्य गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है। अब कौन सा राज्य यहाँ पे गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है, तो भाई हमने अभी तो निकाला, देखिए जो पहला हमने क्वेश्चन किया ना दूसरा वाला, उसी से सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने क्यों की वैल्यू निकाली थी, इसमें कितना निकला था, इसमें 90 टन निकला था गेहूँ हमारा।
तो यही तो सबसे 90 नहीं 95 टन निकला था। तो 95 टन जो वैल्यू निकली थी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 60 ही निकली थी, इसमें 80 निकली थी, पहले में भी 80 निकली थी। तो क्यों जो आर है आपकी, ठीक है, आर में सबसे ज़्यादा आपका गेहूं का उत्पादन हुआ था, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्यों में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि कुल उत्पादन का कितना % चावल एस राज्य द्वारा उत्पादित करता है। तो अब चावल का हमको फिर से निकालना पड़ेगा सबको। चावल का यहाँ पर निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कुल उत्पादन का कितना % एस द्वारा एस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब एस में टोटल हम चावल का निकालेंगे। तो गाइज अब इसको देख लेते हैं, इसको किस तरीके से करना, सभी का निकाल लेते हैं। अगर इसमें हम यहाँ पे चावल का निकालते हैं, चावल कौन सा आपका ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, तो टोटल 150 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल निकालें कितना हो जाएगा आपका, पहले देखें इसमें, तो ये आपका 70 - 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 है टोटल। उसके बाद यहाँ पे 20 है, 70 - 20 इसका 50 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 80 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका 70 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब एस में पूछा गया तो एस की हमारी कितनी आई है, एस में हमारा 100 आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 190 यहाँ तक वैल्यू, 90 माइनस किया तो हमारा 100 आ गया। तो ये जो 100 आया हुआ है इसको हम टोटल से इसको रख देंगे। टोटल हमारा 300 आया है चावल का उत्पादन, इनटू 100 कर देंगे, ये कटा ये कटा ये कटा। अब यहाँ क्या बचेगा 33.3% इसका राइट आंसर हो गया। तो 90 का हमारा राइट आंसर हो गया 33.3%, ठीक है। अब यहाँ पे आपके प्रश्न जो बचते हैं वो बचते हैं तालिका के। तो तालिका के प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो इनको जो है फ़ोन पे सॉल्व कराना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए चाहिए बढ़िया बोर्ड, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम हैं गरीब, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है आप अपने PDF से कर लीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में आइए, आपको पूरी बुक मिल जाएंगी, वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।